सो वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेज। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है जो जनरल नॉलेज का 30 मार्क्स का एफ में आ रहा है। उसमें मैंने फर्स्ट का तो आपको बताया था कि करंट इवेंट्स कैसे कवर करने हैं आपको। आज हम जो कवर करेंगे वो है पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न। आज कोशिश करेंगे वर्ल्ड की ख़त्म हो जाए, अगर अगर ना भी हो भाई तब भी देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हम ख़त्म कर लें। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखो, इसमें इसके साथ ही रिलेटेड है दूसरे वाला टॉपिक भी, जैसे वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया का पढ़ेंगे तो हम हमारा ये वाला टॉपिक भी इसी के साथ ही कवर कर लेंगे हम। दूसरी चीज़, उसी के साथ हम जम्मू कश्मीर का भी कवर करेंगे, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा उसी में ही कवर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अगर आपने पहले किसी से पढ़ा हुआ है तो आप उसी को रिवाइज़ करो, बेटर है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे देखो हम करेंगे क्या, जैसे पॉलिटिकल और ये फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है ना, इसमें जनरली ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी ही पढ़ा देते हैं सारे के सारे इसमें। कि यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे, अर्थ पे आएंगे, फिर क्लाइमेट पढ़ाएंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे, वो सब कुछ। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा अलग है कि मतलब हम कोशिश करेंगे कि ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकें। उसके लिए देखो, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़, इसमें हम देख लेंगे हमारे पास टोटल कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स देखेंगे, फिर जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स देखेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, लैंड लॉक और डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे। हालांकि ये पॉलिटिकल की जगह फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा, लेकिन फिर इसी में ही मैंने कवर कर दिया ये। उसके बाद आगे आपके कुछ मेजर कंट्रीज़ देखेंगे। देखो, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में हम यही देखते हैं कि पॉलिटिकली कैसे वर्ल्ड पूरा का पूरा डिवाइड है। ठीक है, ऐसे तो इसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है मतलब, लेकिन चलो चलते हैं आगे, फिर बताता हूँ क्या क्या कवर हो सकता है। सबसे पहले देखो, इसमें करना क्या है हमने। अगर हमारे ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ना, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दे के रखूँगा वीडियो के, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको इस पूरे का पीडीएफ का, इसका मतलब पूरे पीडीएफ का लिंक भी वो मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कॉन्टिनेंट्स। जैसे आपको तो पता होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है कौन सा नहीं है। जनरली बहुत कम बनेगा, लेकिन बनने के चांसेस हैं। तो आपको पता होगा, एशिया हमारे पास कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया और कुछ जो उसके आइलैंड्स हैं ना, उनको मिला के हम बोलते हैं ओशियाना। क्या बोलते हैं? OCEANIA, ओशियाना। तो पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद यूरोप और एशिया को मिला के बोला जाता है यूरेशिया, ये तो आपको पता होगा। अब साइज़ के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो साइज़ के हिसाब से मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ऐसे करके ये। अब एक नया कॉन्टिनेंट भी डिस्कवर हुआ है, मतलब बोल रहे हैं कि फ्यूचर में डिस्कवर हो जाएगा, जिसका नाम होगा ज़ीलैंडिया। अब इसको सर्च करके देख लेना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो लंबा हो जाएगा। ZEALANDIA। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ज़ीलैंडिया इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्टिनेंट, प्लैनेट्स ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड हम क्या देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स या बाउंड्रीज़। तो ये आपको याद होनी चाहिए। देखो, ये जो मैं अभी शुरू में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये फैक्चुअल नेचर का है थोड़ा, लेकिन जब तक ये आपको चीज़ें याद नहीं होंगी ना थोड़ी बहुत, तो हम जो बाद में जियोग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ताकि आपको पहले से याद हो कि हाँ, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे थी, LOC की बात कर रहा है, 38 पैरेलल की बात कर रहा है, क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर में देख लेते हैं बाउंड्रीज़ में। रेड क्लिफ लाइन आपको पता होगा किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या फिर बांग्लादेश के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं उसको, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश पार्टीशन 1971 के बाद बना है ये। तो उससे पहले तो रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता था, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री थी। तो रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद आ गई हमारी मैकमोहन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ऐसे ही दुरंत लाइन आ गई, ये पता होना चाहिए मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, इंडिया और चाइना के बीच में। दुरंत लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। LOC तो आप सबको पता होगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, JNK में। अगर LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना। ठीक है, डिस्प्यूटेड रीजन जितने भी हैं हमारे पास इंडिया और चाइना के बीच में, उसको हम LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये आ गया लाइन ऑफ कंट्रोल।
उसके बाद 38th पैरेलल, 38th पैरेलल किस किस के बीच में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। उसके बाद 49th पैरेलल, ये किस किस के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में। अभी हम नीचे मैप पढ़ेंगे जब, तो आपको पूरा पता चल जाएगा यूएसए कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे है, कहाँ पे 49th पैरेलल है, कहाँ पे 38th पैरेलल है। ये हम जब वर्ल्ड का पूरा मैप देखेंगे नीचे तो वहाँ पे समझ आ जाएगा। उसके बाद हिंडनबर्ग लाइन का पूछें तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये वर्ल्ड वॉर 1 में बनाई गई थी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। उसके बाद ग्रीन लाइन, ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन। उसके बाद ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन कहाँ कहाँ पे है, साइप्रस, साइप्रस का कौन सा रीजन है, मतलब जिस पे तुर्की जो है वो क्लेम करता है। एक्चुअली ग्रीक और तुर्किश के बीच का सेक्टर है ये, उसको बोला जाता है ग्रीन लाइन, याद रखना, ठीक है, ग्रीन लाइन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, दुरंत लाइन, एलओसी, एलएसी, 38th पैरेलल, 49th पैरेलल। आपके साथ अगर कोई बहन भाई है या फ्रेंड है, उसके साथ ये सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी खुद एक बार लिख देना या फिर एक बार पढ़ लेना इसको दोबारा से, ताकि ये सारे याद हों आपको। इनमें से वो कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे एमसीक्यू टाइप में। 17th पैरेलल कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में, ठीक है, वियतनाम के बीच, मतलब वियतनाम का जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं 17th पैरेलल। उसके बाद ओडरनेजे लाइन कहाँ पे है, जर्मनी और पोलैंड में, ये वर्ल्ड वार 2 में बनी थी। ऊपर भी ये जर्मनी और पोलैंड में थी, वर्ल्ड वार 1 में बनी थी, ये हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास मैग्नेट लाइन, मैग्नेट लाइन किस किस के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है, किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। उसके बाद 40th पैरेलल जो नॉर्थ है ये किसके बीच में है, ये ओरिजिनल नॉर्थन बाउंड्री ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, ये मैरीलैंड, याद रखना इसमें, ठीक है, मैरीलैंड मतलब ये ब्रिटिश कॉलोनी है मैरीलैंड, ठीक है। वहाँ पे जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ना, उसकी ओरिजिनल नॉर्दर्न बाउंड्री किसकी, मैरीलैंड की, उसको डिवाइड करती है 40th पैरेलल नॉर्थ जो है, ठीक है, ये करता है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा जो एग्ज़ाम में आ सकता है, मैग्नेट लाइन 17th पैरेलल, उसके बाद आपको आ सकता है 38th पैरेलल, 49th पैरेलल, हिंडनबर्ग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलओसी एलएसी तो आपको पता ही होगा, दुरंत लाइन और मैकमोहन लाइन और रेडक्लिफ लाइन, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, जिन मैंने स्टार डाल दिया जिन पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो रीजन्स को तो आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, इंपॉर्टेंट रीजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में ये हो रहा है, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड में ये हो रहा है। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होने चाहिए, मतलब याद इन द सेंस कि आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है। जैसे एशिया की बात करें, आपको तो पता होगा 60% ऑफ पीपल जो हैं इसी में रहते हैं, एशिया में 27 कंट्रीज़ हैं टोटल। अच्छा, इसमें अगर आप जो टॉप 10 पॉपुलस नेशन है ना मशहूर, उनमें से 5 जो हैं वो एशिया में ही हैं, ठीक है, ये ऐसे वाला क्वेश्चन तो वैसे बनने को रहा। उसके बाद आ गया मिडिल ईस्ट, देखो इसमें मिडिल ईस्ट में 23 कंट्रीज़ हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका और ग्रेटर अरेबिया, ग्रेटर अरेबिया में पाकिस्तान भी इसी को खुद को मानता है कि ग्रेटर अरेबिया में ही आता हूँ मैं भी। तो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रेटर अरेबिया, इसमें टोटल 23 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद यूरोप की बात करें तो 48 कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 नेशंस हैं हमारे पास, इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को, लेकिन सिर्फ कंट्रीज़ कितनी है हमारे पास, 3 ही कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। यूरोप में 48 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन, ये 20 नेशंस हैं टोटल। सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स जो जितने भी हैं ना हमारे पास, ये आप इनमें देखोगे तो हाफ आइलैंड्स ही मिलेंगे आपको, यहाँ पे कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। हम नीचे पढ़ेंगे लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी है हमारे पास। उसके बाद ये ऑलमोस्ट सारे के सारे वोल्केनिक इन ओरिजिन हैं, कौन कौन से हैं, जो कैरिबियन आइलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा अमेरिका ऐसे बटा हुआ है, ऊपर आ गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, फिर बीच में सेंट्रल अमेरिका है, फिर नीचे आ गया हमारे पास साउथ अमेरिका। तो ये सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल अमेरिका के साथ ही यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, अभी मैप में भी देख लेंगे हम। उसके बाद आ गया साउथ अमेरिका, टोटल 12 नेशंस हैं वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्रेक पैसेज है ये कितना लंबा है, ये एक्चुअली है क्या, ये साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका है, क्योंकि अंटार्कटिका उसी के नीचे आ गया, साउथ अमेरिका के नीचे अंटार्कटिका है, तो उन दोनों के बीच में ड्रैग पैसेज है 600 माइल्स का, ठीक है। ये पूछ सकते हैं ड्रैग पैसेज किस किस के बीच में है, तो अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में। अब देखो सब सहारन अफ्रीका, ये सब सहारन अफ्रीका कौन सा है, जिसमें 48 नेशंस ही आ रहे हैं टोटल, ठीक है। जो सहारा वाला एरिया ना, सब सहारा और कुछ ऊपर वाला एरिया, उसको बोला जाता है सब सहारन अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीका। ये हम नीचे देख लेंगे। इसी में नाइजीरिया भी आता है। तो नाइजीरिया का ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इस टाइम पे,
ठीक है। तो ये जो स्टडीज़ बता रही हैं वो बोल रही हैं कि यूएसए को सरपास कर जाएगा एज ए थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन 2050। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखो मेजॉरिटी ऑफ जो सब सहारन अफ्रीकन नेशंस हैं, अब मैंने बताया आपको सब सहारन अफ्रीकन नेशंस, उनको एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिली है 1960 और 80s के बीच में। वो रीज़न भी है एक, जिस वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकानमी जो है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में ही है। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे एक होता था कर्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पे देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सारी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं खुद को, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट हैं सबके। तो उस चक्कर में जैसे अगर हम देखें इंडिया में हमारे पास एग्जांपल है बिहार की, रिसोर्सेज तो बेशुमार हैं, लेकिन वही कर्स ऑफ रिसोर्स का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे भी, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। अब देखो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, इसमें टोटल 15 नेशन है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाले रीजन आपके माइंड में होने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कौन सा है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जिसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के नीचे वाला पूरा एरिया, इसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ये कैरिबियन एरिया वाला और लैटिन अमेरिका, इस पूरे को कहा जाता है। ठीक है। अब सब सहारन अफ्रीका मैंने अभी बताया था आपको सब सहारा, तो ये वाला एरिया सब सहारा वाला, मतलब जो अफ्रीका का नॉर्थ है ना उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट इसको इंक्लूड करके ये आता है सब सहारा अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये वेस्ट एशिया आ गया, जिसमें यहाँ से पाकिस्तान से लेके यहाँ पे सऊदी अरेबिया वगैरह, और ये इसका नॉर्थ वाला पूरा पार्ट कवर होता है मिडिल ईस्ट को मिला के। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए थे, वही बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखो ओशिनिया किसको बोलते हैं, ओशिनिया ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन इसको ओशिनिया बोलते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, साउथ वाला पार्ट न्यूजीलैंड का, उसमें ये सारे ये भी मिला के, ये जो हमारे पास आइलैंड हैं उनको मिला के ओशिनिया कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको पता है, ये आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये आ गया हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद और क्या देखना था यहाँ पे हमें, ईस्टर्न साउथर्न ईस्टर्न एशिया, ये तो आपको पता होगा एशिया कहाँ पे है, तो ये आ गया हमारा एशिया पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, हाँ साउथ ईस्ट एशिया ये इस साइड वाला आ गया। ये वाला हमारा आ गया सेंट्रल एंड सौदर्न एशिया, ये वाला सेंट्रल और सौदर्न में भी सोच रहा था कि चाइना तो कहाँ चला गया, एशिया से बाहर निकल गया, रशिया भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बार नज़र मार लेना कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, मतलब कई बार ऐसी टर्म्स यूज़ होती हैं कि लैटिन अमेरिका में ये हो रहा है, कैरिबियन में ये हो रहा है, ओशियाना ये है, तो पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया पे नहीं आ रहे हैं अभी। तो वर्ल्ड में स्टेट्स, पहले देखो स्टेट बोला किसको जाता है, स्टेट बोलते हैं जैसे मान लो यहाँ पे एक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ओशियन है, मतलब बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, ये भी वाटर बॉडी है बड़ी वाली, ये भी वाटर बॉडी है। ठीक है, अब इन दो वाटर बॉडी को बीच में एक नहर आपस में अगर कनेक्ट कर दें, नहर तो मैं बहुत छोटे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब एक वाटर चैनल है जो इनको आपस में कनेक्ट कर दे, लेकिन नैरो होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, स्टेट। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये वाला मैंने दे के रखा है यहाँ पे। अब ये एक्चुअली हम जब पढ़ेंगे ना रॉक्स वगैरह और वो सारी चीज़ें, वो यहाँ से कवर कर लेंगे। अभी फ़िलहाल देखो ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये जो ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, फिर ये बीच में यहाँ से नीचे लैटिन अमेरिका स्टार्ट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला कैरिबियन वाला पार्ट है। ठीक है, ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका। उसके बाद अफ्रीका में हमने बताया था ये वाला पार्ट को हम अलग नाम देते हैं, ऊपर वाले को अलग देते हैं इसको। तो ये आपको सारा का सारा याद होना चाहिए किसमें क्या पार्ट है, किसमें क्या है। अब देखो आपको ये चीज़ें कुछ एक याद होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर सीधा क्वेश्चन अगर बन जाता है तो कुछ स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। पहली स्टेट ऑफ हरमुज़, ये कहाँ पे स्टेट ऑफ हरमुज़, ये है ईरान और ओमान के बीच में। ठीक है, अगर आप देखोगे ये किस किस को जोड़ता है, अभी मैंने बताया स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो वाटर पैसेज जिससे हो जाए। ठीक है, मतलब दो वाटर बॉडीज़ को मिला रहा है, लेकिन बीच में से थोड़ा सा नैरो पैसेज है वो वाटर का ही, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। अब देखो ये ईरान और ओमान के बीच है स्टेट ऑफ हरमुज़। ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, ये है स्टेट ऑफ हरमुज़, ये देखो स्टेट ऑफ हरमुज़ ये वाला।
ठीक है, छोटा वाला ना देखो यहाँ से कितना, इसकी विड्थ देखो कितनी कम है। और ये किस किस को जोड़ रहा है, ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ है हमारे पास, और इधर अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला कौन है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। तो अब आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, भूलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज किस किस के बीच में है, ये एक आगे देख रहा हमने ईरान, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये ओमान का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ईरान और ओमान। तो यहाँ पे अगर देखने को ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा शायद यूएई के साथ है ये, लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये देखो यहाँ पे ये बड़ी पतली सी लाइन है, ये स्ट्रेट किसके अंडर आती है, ओमान के अंडर आती है। तो ईरान और ओमान के बीच वाली ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, तो ये भूलनी नहीं चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे आ गई स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये किस किस के बीच में है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ये इंडियन ओशन को, बल्कि हम बोल सकते हैं अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में मिलाती है। कौन कौन सा, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लो एक बार, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है। ये देखो, ये है हमारे पास मलेशिया और ये है हमारे पास इंडोनेशिया, इसके बीच में देखो यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट, ठीक है। देखो अंडमान सी को इस साइड पे, या अरेबियन सी भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल सॉरी। तो ये आ गया, ये इंडियन ओशन भी है हमारे पास यहाँ पे नीचे, इंडियन ओशन ही है ये। तो अंडमान सी, और नीचे अगर देखोगे यहाँ पे इस साइड पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है ये। तो ऐसे याद रखना है आपको कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये किस किस के बीच में है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये इंडियन ओशन को, या फिर आप बोल सकते हो अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में मिलाता है। तो साउथ चाइना सी कहाँ पे है, ये देखो, ये आ गई साउथ चाइना सी। ये पूरा पार्ट किसका है, साउथ चाइना सी का, ठीक है। इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया इंडिया हमारा, यहाँ पे म्यांमार आ गया, ये थाईलैंड आ गया, ये मलेशिया आ गया, ये सिंगापुर आ गया, ये इंडोनेशिया आ गया, ये फिलीपींस आ गया, ये वियतनाम आ गया, और ये बीच वाला पार्ट जो है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। उसके बाद दो हो गए हमारे, उसके बाद देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये भी याद होनी चाहिए, ये दो मुझे उम्मीद आपको याद हो गए होंगे, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये किस किस के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, देखो ये आ गई स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे नैरो पैसेज है, ये नहर जैसा, लेकिन इस साइड पे देखोगे तो अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे हमारे पास मेडिटेरियन सी है, और ऊपर देखो तो स्पेन है, नीचे कौन है, मोरक्को है। तो ऐसे याद रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ती है। ये छोटा वाला पैसेज है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। और इस साइड पे कौन सी कंट्री आ रही है जिस वजह से ये नैरो हुआ है, स्पेन आ रही है, और इस साइड पे क्या है, मोरक्को है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको याद हो जाना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है। और जोड़ता किस किस को है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को। उसके बाद देखो बाब मंडब, ये यमन और डिजिबूटी के बीच में है। बाब मंडब, ये देखो बाब मंडब, बाब मंडब, ये है बाब मंडब, ठीक है। तो ये देखो किस किस के बीच में, यमन और डिजिबूटी की। ये देखो यमन आ गई, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, नीचे ये वाली आ गई यमन, और इस साइड पे देखो ये हमारे पास अफ्रीका है, ठीक है। अब अफ्रीका में इस साइड पे ये देखो इथोपिया, डिजिबूटी, ये है डिजिबूटी, ये वाला एरिया डिजिबूटी का है। तो ये इसी के कंट्रोल में है ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, बाबे मंडप, ठीक है। बाबे मंडप, यमन और डिजिबूटी। और इस साइड पे अगर देखोगे कौन कौन से, रेड सी को जोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ गया, इस साइड पे रेड सी है, इस साइड पे अफ्रीका है। तो रेड सी और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन को आपस में जोड़ती है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाबे मंडप भी हो गया, यमन और डिजिबूटी के बीच में है। उसके बाद देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ये रशिया और अलास्का के बीच में है, पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को आपस में जोड़ती है। कौन सी, बेरिंग स्ट्रेट। शायद इसका भी मैंने मैप डाला होगा, आई होप सो, हाँ ये है, ठीक है। ये देखें आप, ये आ गया रशिया, ये आ गया अलास्का। अब देखो अलास्का यूएसए का पार्ट है, पहले तो ये रशिया के पास ही था, बाद में फिर रशिया ने गिफ्ट कर दिया था इनको। अब इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पे एक आइलैंड है बीच में असल में, ठीक है। और उसी के साथ में यहाँ पे ये जो पैसेज है दोनों साइड से जाता है, तो इस पैसेज का नाम जो है ना, ये वाला, इसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, रशिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेरिंग स्ट्रेट। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा बेरिंग स्ट्रेट क्या चीज़ है, कहाँ पे है। तो बाबे मंडप भी क्लियर हो गया, बेरिंग स्ट्रेट भी क्लियर हो गया होगा। ये रशिया और अलास्का के बीच में है, पैसिफिक ओशन को और आर्टिक ओशन को आपस में ये जोड़ती है। उसके बाद
बॉस्फोरस और डार्डेनेलिस स्ट्रेट्स। ये एक्चुअली बॉस्फोरस कहाँ पे, तुर्की में है। ये तुर्की के अंदर ही है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है बॉस्फोरस। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में, ये ट्रीटी ऑफ बॉस्फोरस भी थी एक, बॉस्फोरस और डार्डेनेलिस स्ट्रेट। ठीक है, अगर बाई चांस ये आ जाए तो याद रखने के लिए इस मैप को माइंड में बिठा लो। ये है हमारा, ये आ गया तुर्की। अब देखो तुर्की के बीच में यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, ये आ गया हमारा सी ऑफ मरमरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया हमारा सी ऑफ मरमरा। ठीक है, अब देखो तुर्की के बीच में है ये, तो याद रखना तुर्की दो कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है। ठीक है, एक तो इस साइड का ये एशिया में पड़ता है और इस साइड पे यूरोप में पड़ता है। अब देखो यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है और यहाँ पे बीच में एक पैसेज है। ठीक है, तो अब देखो ये पैसेज मतलब वही आ गई हमारी स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को, ये बॉस्फोरस जो है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, मुझे एक्चुअली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो ये आ गई हमारी बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, या डार्डेनेलिस स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको। ये आ गई तुर्की में। ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है। ये आप आराम से जब आप इसका पीडीएफ देखोगे तो आराम से चेक कर सकते हो क्या कहाँ पे है। ठीक है, तेवान स्ट्रेट, क्योंकि इसकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेवान स्ट्रेट कहाँ पे है, ये बिटवीन तेवान और मेन लैंड चाइना, चाइना और तेवान के बीच में हमारी तेवान स्ट्रेट। ठीक है, ये आ गया तेवान, जिस पे चाइना बोलता है कि ये मेरा ही पार्ट है, तेवान और चाइना। अब देखो इनके बीच में ये आ गई तेवान स्ट्रेट। ठीक है, इस साइड पे ईस्ट चाइना सी है और इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, ये आपस में दोनों जोड़ते हैं, लेकिन इनके ये जो स्ट्रेट है इसकी बात कर रहा था। मेनलैंड चाइना आ गई, ये मेनलैंड चाइना और तेवान के बीच में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम, तेवान स्टेट भी होगी, किस किस के बीच में, तेवान और मेनलैंड चाइना के बीच में। ठीक है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी को। उसके बाद आ गया सुंदा स्ट्रेट, कौन सी है, सुंडा स्ट्रेट। ये किस किस के बीच में, ये सौदर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका की सौदर्न टिप है, उसको सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सुंडा स्ट्रेट भी दिखा देता हूँ आपको, रुको। सुंडा स्ट्रेट कहाँ गई हमारी, सुंडा स्ट्रेट, अच्छा सुंडा स्ट्रेट, सॉरी यहाँ पे देखो सुंडा स्ट्रेट मैंने वहाँ पे ऊपर शायद गलत लिख दिया। सुंडा स्ट्रेट कहाँ पे है, सुमात्रा और जावा के बीच का जो एरिया ना, इसे बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट, ये वाली। ठीक है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, सुमात्रा और जावा, इंडोनेशिया के। तो कहने का मतलब इंडोनेशिया के बीच में से जाती है सुंडा स्ट्रेट, ऐसे याद रख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें करेक्शन कर दूंगा बाद में, पता नहीं कैसे गलती कर दी मैंने। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे ये किस किस के बीच में है, सौदर्न टिप नहीं है, बल्कि ये किस किस के बीच में है, जावा और सुमात्रा। ठीक है, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया की पार्ट है ये दोनों। उसके बाद ये देख लें इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, यूके और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा आपको, ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए तो याद रहेगा। इंग्लिश चैनल ये वाला है हमारा इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये एक स्ट्रेट, ये देख लो पूरी की पूरी, इस साइड पे ये नॉर्थ सी है और इस साइड पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है, और ये बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल है। इस साइड पे देखो अगर फ्रांस है और ऊपर हमारे पास कौन है, यूके है। यूके और फ्रांस के बीच से जो गुजर रही है ये आ गई हमारी कौन सा, इंग्लिश चैनल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, इंग्लिश चैनल यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद कुक स्ट्रेट है, नॉर्दर्न सौदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, कुक स्ट्रेट देख लेते हैं लास्ट में। कुक स्ट्रेट कहाँ पे है, ये आ गई कुक स्ट्रेट, देखें ये वाली। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए आपको ऐसे ही। इस साइड पे साउथ पैसिफिक ओशन है और इस साइड पे ये तस्मान सी है। तो याद कैसे रखोगे, न्यूजीलैंड है, ये देखो पूरा का पूरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का ये बीच से जाती है, न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीच से, न्यूजीलैंड को नॉर्थन और सौदर्न न्यूजीलैंड जो है उसके बीच से जो गुजरती है उसे हम बोलते हैं कुक स्ट्रेट। तो ये नहीं भूलेगी आपको, क्योंकि न्यूजीलैंड को बीच से काट रही है बेचारी। ठीक है, उसको पका रही है, तो कुक स्ट्रेट आ गई हमारी, नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो हमने स्टेट्स भी कवर कर ली। थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं चाह रहा था आपको साथ साथ याद हो जाए, आपको बाद में कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखे और आपको याद आ जाए कि हाँ वहाँ पे बताया था वसीम ने। अब देखिए नेक्स्ट, लैंड लॉक और डबल लैंड लॉक कंट्रीज़। देखो ये सारा का सारा थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन आपको याद रखना है। लैंड लॉक कंट्री एक्चुअली होती क्या है, एक तो वो सवर्न स्टेट होनी ज़रूरी है, ख़ुद मुख्तार स्टेट होनी ज़रूरी है। ठीक है, पूरी की पूरी एनक्लोज्ड हो लैंड से ही हर साइड से, जैसे मान लो कि ये वाली कोई कंट्री है,
उसको कहीं से भी मतलब वाटर बॉडी के साथ वो टच ना हो। लेकिन अगर वाटर बॉडी के साथ टच है भी तो वो वाली वाटर बॉडी पूरी की पूरी क्लोज्ड होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे ये वाली, लेकिन वो पूरी की पूरी क्लोज्ड है, वो कहीं और टच नहीं हो रही है कहीं पे भी साइड पे, तो हम इसको भी लैंडलॉक कंट्री ही मानेंगे। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जो साइड से भी कंट्रीज से घिरी पड़ी हो, ठीक है, साइड से, मतलब सारी की सारी कंट्रियाँ, मतलब साइड पे सिर्फ लैंड ही लैंड है, वाटर का नाम ही नहीं है कहीं पे, तो बीच में इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो डबल लैंड लॉक्ड का मतलब हो गया कि ये कंट्री ऐसी डबल लैंड लॉक के मतलब वो दो कंट्रीज से घिरी हुई है साइड से, ठीक है, कि मतलब उसको पास करने के लिए हमें दो कंट्रीज़ पहले पास करनी पड़ेंगी और वहाँ पे कोई भी वाटर मतलब वाटर बॉडी नहीं है जिसे हमें पास करके जाना पड़े, ठीक है। तो लैंड लॉक में याद रखना ये क्लोज सी वाला थोड़ा सा कंसेप्ट। अब देखो टोटल अगर हम देखें तो 49 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन उनमें से जो 5 हैं वो पार्शली रिकॉग्नाइज्ड हैं, मतलब अब पूरी के पूरी नेशन अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं, तो 43 मान के चलो, तो या तो 43 ऑप्शन होगा या 49 होगा अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। अब क्वेश्चन आ कैसे सकता है इसमें, वो पूछ सकते हैं कि अफ्रीका में बताओ कि टोटल कितनी कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं, तो 17 याद रख लेना। अफ्रीका में टोटल 55 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 17 कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। एशिया में अगर हम बात करें तो 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, और एशिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम खुद एशिया का पार्ट है, तो आपको सारी याद होनी चाहिए क्योंकि वो ऑप्शंस दे सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री। तो कौन कौन सी है, जैसे अफ़गानिस्तान है, ठीक है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, भूटान है। आप अंदाज़ा लगा के देखो, अगर आपने मैप पढ़ा हुआ है, मैप देखा हुआ है, तो उसमें आराम से देख सकते हो अफ़गानिस्तान भी साइड से कवर है, कहीं पे भी किसी के साथ टच नहीं है। आर्मेनिया, अज़रबैजान, भूटान है, लोआस है, उसके बाद कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये जितने भी सतान है ना सारे के सारे ऊपर, ठीक है, जो पहले रशिया के पार्ट थे यूएसएसआर के, अब ये सारे के सारे देखोगे तो लैंड लॉक किए हैं ऊपर की वाली साइड पे, ठीक है। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, नेपाल तो हमें पता ही है, मंगोलिया का भी पता है, ऊपर रशिया नीचे चाइना है। उसके बाद किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, लाओस है, उसके बाद भूटान है, अज़रबैजान, आर्मेनिया और अफ़गानिस्तान। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में। एशिया में तो हमें पता है कज़ाकिस्तान ही है, लेकिन पूरी वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री है, कज़ाकिस्तान। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो टोटल 15 कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल मतलब लैंड लॉक कंट्रीज़ कितनी है, तो वो 0 हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्री लैंड लॉक नहीं है, क्योंकि हमें पता है टोटल हैं 4 नेशन है वहाँ पे, तो चारों के चारों साइड से वो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, ओशन के साथ, ठीक है। और साउथ अमेरिका में हमारे पास 2 कंट्रीज़ हैं जो, और ये भी आपको याद होना चाहिए, साउथ अमेरिका में क्योंकि सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं, तो एक बोल्विया है और एक पैराग्वे है। पैराग्वे और बोल्विया जो हैं वो 2 कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं साउथ अमेरिका में। उसके बाद स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री का क्वेश्चन आ सकता है, तो वेटिकन सिटी याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। अब बात करते हैं डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की। तो डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ पूरी वर्ल्ड में टोटल 2 ही हैं। एक कौन सी है, ये आइंस्टाइन के नाम पे ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो आइंस्टाइन अगर याद है तो देखो लास्ट में स्टाइन ही है, तो लिचनटेनस्टाइन कर गया है ये, एक ये कंट्री आ गई और एक उज़्बेकिस्तान है हमारे पास। तो एशिया में पूछेंगे कि ऐसी कोई कंट्री है एशिया में जो डबल लैंड लॉक हो, तो है, कौन सी है, उज़्बेकिस्तान है। सबसे बड़ी का पूछेंगे तो वो नहीं भूल जाना, वो कौन सी है, कज़ाकिस्तान है। सबसे छोटी का पूछेंगे तो कौन सी है, शाबाश, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री वेटिकन सिटी, भूलना नहीं है। उसके बाद डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ होगी, ये हमने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स का मतलब जनरली ये होता है कि मतलब जहाँ पे अभी ना पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी ज़्यादा है, जैसे हमें पता है साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, मैरी टाइम क्लेम्स हैं, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि जितना भी सी मेरे मतलब जो जिसको वो साउथ चाइना सी और ये बोलता है नॉर्थ चाइना सी, जिसने अपना ही नाम दे दिया है, उस पर वो फुली कंट्रोल चाहता है, ठीक है। जनरली होता क्या कि सी पे हमारे पास बाउंड्री का वो होता है, जैसे वहाँ पे ना चाइना के साथ राइट साइड पे अगर आप देखेंगे इसका बहुत सारा, जैसे तैवान है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लेम करता है तैवान की वाटर बॉडीज़ में। उसके साथ नेपाल, अपना जापान, तो जापान तक जितने भी हमारे पास आइलैंड्स हैं ना, बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो सारी कंट्रीज़ पे एक्चुअली इसकी जो शिप्स हैं वो देखी जाती है, क्योंकि ये बोलता है कि जितना भी एरिया मेरे पास वो सी का है वो सारा का सारा मेरा अपना है। तो उस चक्कर में एक तो साउथ चाइना सी का इशू रहता है इंडो पैसिफिक में। रशिया यूक्रेन वार का तो आपने पढ़ा ही होगा। मिडल ईस्ट में तो बहुत सारी टेंशन है क्योंकि रीजनल पावर स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ठीक है।
आर्टिक में भी असल में ये हॉटस्पॉट बन चुका है आर्टिक भी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो आर्टिक में मेल्टिंग हो रही है, हमें पता है, उसकी वजह से नए नए रूट्स खुल रहे हैं, वहाँ पे नए नए रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज की जंग है कि पहले कंट्री कौन सी वहाँ पे पहुँचेगी, कौन वहाँ से रिसोर्स निकाल लेगी। तो आर्टिक भी एक हॉटस्पॉट बन चुका है। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे हमें पता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो गया, या फिर और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि 60s से 80s के बीच में ही ये इंडिपेंडेंस हुई हैं। तो अभी मतलब इसमें पावर टसल चलता रहता है, और ऊपर से बाहर का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा अफ्रीका में ही हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी उससे हमें फ़ायदा होगा। तो वो रीज़न भी है अफ्रीका में, ठीक है, क्राइसिस का। लैटिन अमेरिका है, ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में हम पता है वेनेजुएला की इंस्टेबिलिटी का। तो ये वाले कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो किसी न किसी फॉर्म में आपको अगर पता होगा तो बाद में जब हम ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे तो ताकि मैं इनका नाम लूँ तो आपको पता होगा क्या बात कर रहा है ये। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है इसकी वेटेज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन से भी, क्योंकि मैंने आपको बताया 2-3 टॉपिक से, तो 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ओवरऑल 10 टॉपिक है अगर टोटल, तो 30 मार्क्स का है, तो एवरेज मान के चलते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस बनेंगे कम से कम एक टॉपिक से। तो हमारे पास 2, ढाई बल्कि 3 टॉपिक बन रहे हैं ओवरऑल 10 टॉपिक में से, जो सिर्फ इसी के रिलेटेड हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया की, JNK की, वर्ल्ड की। तो अभी फ़िलहाल हम वर्ल्ड की ही डिस्कस कर रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा होगा, मुझे खुद बोरिंग लग रहा है पढ़ाने में, तो आपको भी बोरिंग ही लग रहा होगा, क्योंकि ये सारा का सारा फैक्चुअल है और मुझे आदत नहीं है फैक्चुअल पढ़ाने की। ठीक है, मैं थोड़ा आदत है मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल कोई टॉपिक होगा तो उसको अच्छे से समझाने की। अब फिलहाल क्या कर सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक कवर करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड पे देखी जाए तो UN है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, NATO है। ये आपको सब पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये थोड़ी बहुत लिखी थी। ठीक है, ब्रिक्स प्लस बन गया अब, जैसे G20 है, L69 है, ये बहुत सारी हमारे पास। कुछ रीजनल ग्रुप्स भी हैं, एशियान है, सार्क है, SCO है। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको सबसे पहले तो ये सारी की सारी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं हमारे पास, ताकि आपको ये पता हो कि अभी रिसेंट UN की मीटिंग कौन सी है, WTO ने अभी क्या निकाला है, कौन कौन सी कंट्री के लिए क्या है, IMF ने अभी किसको लोन दिया है, कितना दिया है। ठीक है, इंडिया ने लास्ट टाइम कब लिया था, या फिर IMF की हम कौन सी गाइडलाइंस मान रहे हैं, कौन सा वो रिपोर्ट कौन सी चल रही है अभी। ऐसे ही बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड भी, कि वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट किए हुए हैं, हम जो वर्ल्ड बैंक से हमें फंडिंग कर रहा है वो कौन कौन से एरियाज़ में हो रही है। तो ये करंट के रिलेटेड आपको, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन से हमारे पास टोटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम जुड़ के मतलब देखो ये आपके माइंड में होगा, तो आपको करंट का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आराम से आपको याद आ जाएगा। अब देखो मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पढ़ाना चाहूँ तो आपको एक एक टॉपिक भी खुद में 3-3 घंटे का है, बिना मजाक से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या है कि सिर्फ आपको वो बताना है जो आप एग्ज़ाम में आराम से ले सको। ठीक है, जैसे रीजनल ग्रुप से हमारे पास देखो एशियान है, सार्क है, SCO है, और भी बहुत सारे मैं अभी बताऊंगा। जैसे अब क्वेश्चन आ जाए कि एशियान डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसके अंडर खोला गया है, SCO के अंडर या सार्क के अंडर या एशियान, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके अंडर खोला गया है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, जैसे ILO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। अब देखो अभी यूनेस्को की कौन सी मतलब नई साइट जो है वो ऐड हुई है, तो यूनेस्को की नई वाली साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ का नया नया क्या काम हुआ, UNEP ने अभी भी जैसे COP वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि ये बेस निकल के कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया था, मुझे पता था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इफ़ एनीवन इफ़ यू वांट टू स्टडी द, अच्छा हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट, तो आप ऐसा करना है कि अगर आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ने हैं ना, तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो लंबा बनेगा ऐसे, तो इसमें मैं वो सारा डिस्कस करने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे जो यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन के अंडर एक्चुअली क्या है, UN फैमिली है। यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, उसको बोलते हैं UN फैमिली। उसके अंडर 3 पार्ट्स आते हैं, टोटल कितने आते हैं, 3। पहला जिसको हम बोलते हैं UN मतलब यूनाइटेड नेशन, या फिर UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंडर हमारे पास पता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो आपने बचपन से सुने हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ गया, ऐसे ट्रस्टशिप काउंसिल आ गया, इकोसॉक आ गया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट आ गई, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया। ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, लेकिन इसके अंडर हैं ये। ओवरऑल UN फैमिली के अंडर ये 3 सब आगे ब्रांचेज हैं, समझ लो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक UN आ गया अलग से, एक स्पेशलाइज्ड फंड्स और प्रोग्राम्स हैं अलग से, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, UNEP आ गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNPF आ गया, WFP आ गया, UN हैबिटेट आ गया, यूनिसेफ आ गया। तो ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड फंड और प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं।
ऐसी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ये भी टोटल 6 हैं। ये भी कितनी थी, 6 प्रिंसिपल आर्गन थे। ये स्पेशल फंड्स एंड प्रोग्राम्स भी टोटल 6 हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमारे पास 16 हैं टोटल। ये यूएन के अंडर की बात कर रहा हूँ। यूएन फैमिली के 3 पार्ट हैं। ऐसा मान लो यूएन फैमिली है, उसके 3 बच्चे हैं। ये 3 इनका अलग अलग अपना काम है, अलग अलग बॉडीज़ इनके अंडर काम करती हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ में 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ खोली गई थी। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ही FAO है, ILO है, यूनेस्को है, ऐसे ही चलती चलती टोटल 16 हैं। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ना होगा तो मैं ये अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा। UNGA का क्या काम होता है, UNSC का क्या काम होता है, कौन इसका प्रेसिडेंट है, क्या है, कुछ है। इतना डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था, वो मैंने बता दिया। उसके बाद बहुत सारे और भी जो ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स, या फिर आप बोल सकते हो जो किस टॉपिक क्या था हमारा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी। उनमें बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे G4 कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये G4 वो वाली कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि इंडिया के पास, या फिर इन चारों, ये 4 भी चाहते हैं कि हमारे पास भी परमानेंट मेंबरशिप हमें मिल जाए। जैसे हमें पता है हमें परमानेंट मेंबर सिर्फ P5 ही हैं। ये परमानेंट मेंबर कहाँ पे मतलब काम आते हैं, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करना होता है तो इन P5 की बहुत चलती है। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक भी अगर डिसएग्री करेगा तो वो कभी भी पास नहीं होता, जिस चक्कर में इतनी सारी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं क्या बात कर रहा था, G4 कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ हैं, ऐसे IPEF है हमारे पास, IMO है, G7 है, GCC है, NATO है, NATO प्लस भी है, IORA भी है, उसके बाद FIPAC भी है, EEF भी है, G77 भी है, G24 भी है। आपने G20 का नाम सुना होगा, G4 का नाम सुना होगा, G7 का, IMO का सुना होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आज शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे। I2U2 का आपने सुना होगा, ठीक है, AUKUS भी है हमारे पास, IUM है, OPEC है, OPEC को अभी आपने सुना होगा। तो इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप चाहो तो मैं इन सबको आपको अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा कि IPF में क्या काम है, कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उनका मेन एजेंडा क्या है, तो ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन कंट्रीज़ में से, इन मीटिंग्स में से जो अभी करंट में चल रही होगी, मैं वो अलग से वीडियोज़ में समझा दूंगा। तो उससे आपका जो मैं करंट अफेयर की वीडियोज़ कवर करवाऊँगा उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मतलब खुद करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमने अभी पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ ली, टोटल 7 के 7 टॉपिक पढ़े। अगर आपको समझ आ गए हैं अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो एक काम करना, ये PDF एक बार ऊपर से नीचे दोबारा देख लेना, खुद 2-3 बार देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी नहीं तो दोबारा वीडियो को देख लेना, नहीं देखना तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल डिवीजन में असल में क्या है ना, देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल डिवीजन पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, वो बेसिक मैं फ़िलहाल पहले थोड़ा सा खुद बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो हम ज्योग्राफी का हकीकत में स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि देखो ये टोटल जो ज्योग्राफी का मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि 3 टॉपिक्स जो ज्योग्राफी को टच करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें वर्ल्ड की पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, J&K ज्योग्राफी है। ठीक है, अब उसमें देखो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चक्कर क्या होता है ना कि देखो आप कोई चीज़ याद करके जाओ। अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको फैक्चुअल बता दूँ सारा का सारा, जैसे मैंने ऊपर बताया थोड़ा बहुत, तो उसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तो फैक्चुअल था ही, इसके बगैर तो कोई चारा भी नहीं था। अगर आप कंसेप्ट के बगैर पढ़ोगे, जैसे आपको नहीं पता कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, तो उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, मान लो मिड ओशियनिक रिज की बात कर दें, या फिर एटमॉस्फेयर में प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन की बात कर दें, तो चक्कर क्या है ना कि देखो आज जब तक आपको कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ना, तो तब तक ये चीज़ें याद रखनी मुश्किल होंगी, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंसेप्चुअल, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो रही है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना है तो मतलब मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ पढ़ाने की, लेकिन हमारे पास 6 महीने हैं, आप आराम से समझने की कोशिश करो, इसको कवर कर लेंगे हम। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, वैलीज़, प्लेन्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज़, प्लेट्यू। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं वो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब देखो जो हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्चुअली, उसमें हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जैसे कि हमारी 11th और 12th की NCERT में भी है, या फिर जैसे बाकी सारे जो पढ़ाते हैं शायद मुझे लगता है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से। उसके बाद अपनी अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्थ के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है, एंडोजेनिक हो या एक्सोजेनिक हो, मतलब अर्थ के अंदर की फोर्सेस या अर्थ के बाहर की फोर्सेस, उनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसमें फिर अर्थक्वेक, सुनामी, वल्कानो वगैरह, ये एंडोजेनिक है सारी की सारी फोर्सेस। ऐसे एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं हमारे पास, फ्लेवर फोर्स आ गई, विंड वाली ये मतलब ये सारा कुछ बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्सेस आ गई हमारे पास। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात करेंगे,
वेदर और क्लाइमेट में हमें बहुत सारे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड ये इसका रिलेशन, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, ये क्या बोलते हैं विजिबिलिटी, तो ये वेदर और क्लाइमेट में पढ़ लेंगे। ऐसे ही अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ठीक है, जिसमें हम साइक्लोन्स या मासिस मानसून वगैरह कवर करते हैं। फिर ओशन एटमॉस्फेरिक कपल्ड ऑसिलेशन हैं, जिसमें एल नीनो, ला नीना, उसके बाद वाकर सर्कुलेशन, आईओडी, एल नीनो मोडिकी या ला नीना मोडिकी पढ़ते हैं, ठीक है। मेड जूलियन ऑसिलेशन आ गई, ठीक है, थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन आ गया, ये सारा कुछ हम इसी में कवर करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड क्लाइमेट और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, जैसे टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ डेजर्ट वगैरह, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है। अब देखो इतना कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिलेबस के ऊपर ही कंसाइज रहूँगा, लेकिन मसला क्या है ना कि जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना बेसिक वाले, तब तक वो वाले टॉपिक्स भी समझना आपके लिए सिर्फ याद करना पड़ेगा, फिर आपको रट्टा मारना है। और मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मार के जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप समझ के जाओ, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स भी आ जाए आप उसको अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। अब देखो इसमें हम जो सेकंड पार्ट है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हम पहले माउंटेन्स देख लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखने की, लेकिन आपको याद रखनी है। टालेस्ट की बात करें तो हमें पता है पूरे वर्ल्ड में हिमालयाज़ सबसे लंबे हिमालयाज़ ही हमारे पास, लेकिन लंबाई की बात करें लॉन्गेस्ट में तो हमारे पास एंडीज़ माउंटेन आते हैं, ठीक है। अब देखो जो एंडीज़ माउंटेन है ना, देखो इसको अच्छे से समझते हैं, मतलब क्योंकि ये याद करने वाला ही कंसेप्ट है। तो फिर लॉन्गेस्ट है तो मतलब लंबा है, लंबा है तो कितना लंबा है, 7,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अगर एशिया के बाद हाईएस्ट की बात करें तो वो एंडीज़ माउंटेन ही है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो वो हिमालयाज़ हैं, ठीक है, जो टॉलेस्ट हैं। लेकिन एशिया के बाहर एंडीज़ माउंटेन ही है, लंबा भी है, ऊंचा भी है, क्योंकि इसकी एवरेज हाइट अगर आप देखोगे ना, इसकी कितनी एवरेज हाइट, शायद 4 किलोमीटर है, मतलब 4,000 मीटर के अराउंड एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। इसकी अगर ऊंची पीक पूछ लें आपसे, मतलब हाईएस्ट पीक किसकी, एंडीज़ माउंटेन की, देखो हमें इसकी तो पता है टालेस्ट की क्या है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन एंडीज़ की पूछ लें तो ये याद होनी चाहिए, इसका नाम क्या है, माउंट एकोनाकागुआ, ठीक है, एकोनाकागुआ, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मेरी है ही बुरी है थोड़ी सी, माउंट एकोनाकागुआ, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद ये आ गया हमारा एंडीज़। उसके बाद रॉकीज़ की बात करें, रॉकीज़ माउंटेन आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इसकी देखो 4830 किलोमीटर है, एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट नहीं है सारी, ये लेंथ है इसकी, ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट की बात कर रहा था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कितनी है, 3500 किलोमीटर लंबी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स हैं, उराल माउंटेन्स हैं, एटलस माउंटेन्स हैं, ठीक है, एपेलेचियन माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिमालयाज़ हैं। उसके बाद एटलस था ना शायद, यहाँ पे एटलस माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स, एल्प्स माउंटेन। तो ये हमारे पास टोटल माउंटेन्स की लिस्ट है टोटल। तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए कि एंडीज़ माउंटेन है कहाँ पे है, रॉकी माउंटेन कहाँ पे है, एटलस माउंटेन कहाँ पे है, हिमालयाज़ कहाँ पे हैं, वेस्टर्न घाट्स तो पता ही है, एल्प्स माउंटेन कहाँ पे हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडीज़ माउंटेन की। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, ऊपर क्या पढ़ा हमने कि एंडीज़ माउंटेन जो हैं सबसे लंबे हैं, लॉन्गेस्ट, लंबे लेंथ वाइज लंबे हैं। लेकिन ये पढ़ते कहाँ पे हैं, तो उसके लिए इस मैप को माइंड में रखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे देख के आपको क्या लग रहा है, ये है कौन सा एरिया है। देखो इसके ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है पूरा का पूरा। अब साउथ अमेरिका में देखो इस साइड पे ना, ये पूरी की पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सबसे लंबी है हमारे पास माउंटेन रेंज, ठीक है, एंडीज़ माउंटेन। तो एंडीज़ माउंटेन सबसे लंबे हैं, 7,000 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक हमने बता दी आपको कौन सी है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखी थी। अंटार्कटिका में क्या है वैसे हमारे पास, ऊपर एक था ना ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, तो वो ये क्या अंटार्कटिका में यहाँ पे माउंटेन्स है, ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है, ये वाले माउंटेन्स हैं वहाँ पे। अंटार्कटिका में जो माउंटेन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, 3500 किलोमीटर लंबा है ये भी, ठीक है। तो रॉकीज़ भी देख लिया हमने, रॉकीज़ नहीं देखा है, एंडीज़ देख लिया हमने, ट्रांस एटलांटिक ये माउंटेन्स देख लिया हमने। उसके बाद आप सिंपल क्या करना, देखो अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारी वो दिखाऊंगा। अब सिंपल क्या करो, रॉकीज़ माउंटेन को सर्च कर लो, उसका मैप निकल आएगा पूरा का पूरा, तो याद रहेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है ये देख लो, उराल माउंटेन्स कहाँ पे हैं, एटलस माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें एल्प्स माउंटेन कहाँ पे हैं, तो इनका पता होना चाहिए। और इन सब की हाईएस्ट पीक भी आपको पता होनी चाहिए। एल्प ये आपका होमवर्क समझ लो। एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है, हिमालयस की तो आपको पता ही है, एटलस माउंटेन की जिनकी आपको मैं कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उराल माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद रॉकीज़ और एंडीज़, इसकी तो मैंने बता दी, आपको ये पता करनी है 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, तो 5 बची, तो 5 पता कर लो आप सर्च करके, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे भी एक बता देता हूँ आपको। देखो एटलस, आपने ऊपर देखा था ना एटलस माउंट, वो कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। एटलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो एटलस हम बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा वो ग्लोब में है हमारे पास, एटलस लेके आओ, ठीक है। वो बुक का नाम भी है एटलस। तो अब देखो एटलस माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? ये आ गया हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऐसे करके यहाँ तक जाते हैं। तो ये कौन से? एटलस माउंटेन। तो याद रहना चाहिए एटलस माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस पीडीएफ में भी आप पढ़ सकते हो, वैसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ डाल रखा है इसमें। उराल रिवर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। एक तो अरावली तो आपको पता ही होगा, ये आगे हमारे हिमालयाज़ जो उसमें भी देख के रखे हुए थे मैंने, ठीक है। हिंदू कुछ तो यहाँ पे आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे और कौन सा पॉइंट है जो हम पढ़ सकते हैं? एक मिनट। ये आगे हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये आगे हमारे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन कहाँ पे पड़ते हैं? देखो एटलस भी देखिए हमने, अब देख रहे हैं एल्प्स माउंटेन, ये यूरोप में है। देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ पे हमारा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये इधर नीचे इंडिया है हमारा। देखो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, ये है ना हमारा यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है। तो ये यूरोप में पड़ते हैं एल्प्स माउंटेन, ठीक है। एल्प्स माउंटेन आ गए यूरोप में। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनकी हाईएस्ट पीक भी देख रखी है, तो वो आप सर्च करके देख सकते हो। देखो ये वाली चीज़ें याद रख लेना, ये एग्ज़ाम में आ जाएंगी। पहली चीज़, अगर एशिया में सबसे ऊंची पीक देखें हम, मतलब सबसे ऊंचा, तो हमें पता है माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट इतनी है, एशिया में नंबर 1 यही है। लेकिन अगर वर्ल्ड में नंबर 1 देखें तो भी यही है, कौन? माउंट एवरेस्ट। अब देखो वर्ल्ड में नंबर 2 कौन है? K2। और एशिया में नंबर 2 कौन है? K2। तो मतलब नंबर 1 और नंबर 2 एशिया और वर्ल्ड के सेम है। अब बात करते हैं एशिया में, ये देखो, अब उसके बाद है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में नंबर 1 है कौन सा? अकोनकागुआ जो है, ठीक है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, सबसे हाईएस्ट पीक थी। लेकिन वर्ल्ड में नंबर 3 पे है ये कौन सी है? तो आपको मेन ये याद रखना, ये 2 बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ये इधर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं कौन कौन सी, जैसे बाइकाल लेक है, ठीक है। ये हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेंगेनिका, और ये पोमोयोंगसो, टिटिकाका, उसके बाद विक्टोरिया। ऐसे बहुत सारी मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि लेक, जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फंसेगा उसकी बात करते हैं। पहले नंबर पे जो ब्लैक सी है ना, वो एक्चुअली लेक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखोगे ना, अगर किसकी बात कर रहा था मैं, हाँ, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो बास्फोरस और ये तुर्की वाली स्ट्रेट की बात कर रहे थे, जो स्ट्रेट पड़ी थी हमने, बास्फोरस और डाडेलिस स्ट्रेट जो थी, वो कनेक्ट करती थी किस किस को? ब्लैक सी को और मेडिटेरियन सी को, ठीक है। अब देखो बहुत सारे रिवर्स भी ब्लैक सी में आते हैं, जिसकी वजह से इसकी सैलिनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उससे हमें को लेना देना नहीं है। हमें मेन क्या चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, कि जो ये वाली लेक्स है ना, ये आपको पता हो कौन सी लेक कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कैस्पियन सी की बात करें तो वो यहाँ पे है, देखो कहाँ पे, ये आ गई कैस्पियन सी हमारा। अराल सी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। लेक ताना कहाँ पे है? यहाँ पे है। लेक तुर्काना कहाँ पे है? यहाँ पे है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। ओवरऑल क्या याद रखना है, अफ्रीका में कौन कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया, लेक तुर्काना, लेक ताना। एक बार नज़र मार लो, एग्ज़ाम में आ गया तो फ़ायदा रहेगा। लेक चड आ गया, ठीक है। लेक तंगनिका, ठीक है। उसके बाद लेक न्यासा आ गया, और ये लेक टिटिकाका। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनको याद रख लो। पहला आ गया लेक विक्टोरिया, उसके बाद लेक टिटिकाका, हाँ नहीं ये नहीं पूछेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कैस्पियन सी तो आपको पता ही है। लेक बाइकाल क्योंकि सबसे बड़ी है, ऊंची है, हाईएस्ट पे, तो उस चक्कर में, ठीक है। ग्रेट लेक तो नहीं पूछेंगे, हाँ। ग्रेट बियर लेक आ गई, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे लेक टिटिकाका पूछ लेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब अफ्रीका की देख लो, तो ये याद रखनी है, 6 ही है टोटल, 3 ठीक है। ये याद रहेंगी आसानी से, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बेशुमार है, यहाँ पे भी देखोगे तो आपको बहुत सारी ये अच्छे से दिख जाएंगी, ठीक है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, मालविया कहाँ पे है, ठीक है। अरल सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे है, ठीक है। तो इनका थोड़ा बहुत एरिया आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा PDF को पढ़ लेना आप। देखो जो कैस्पियन सी है ना, और जो डेड सी है, वो लेक्स हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा
कि जो ब्लैक सी है वो लेक नहीं है। तो याद क्या रखना है, ब्लैक सी इज़ नॉट ए लेक, क्योंकि वो काला है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ब्लैक सी इज़ नॉट ए, क्योंकि ये फैक्चुअल है सारा, ऐसे ही याद करवा सकता हूँ। ब्लैक सी जो है वो लेक नहीं है, लेकिन कैस्पियन सी जो है वो लेक है। डेड सी, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेक, और नीचे दे देंगे कैस्पियन सी, तो आप बोलोगे ये तो सी लिखा हुआ, ये लेक थोड़ी ना होगी, ठीक है। लेकिन कैस्पियन सी और डेड सी भी क्या है, लेक्स हैं। द सरफेस एंड द शोर्स ऑफ द डेड सी आर इतना मीटर्स बिलो द, ये इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एवोल्यूशन ऑन द अर्थ। मेन क्या है कि ये आपको याद रहना चाहिए, डीपेस्ट लेक कौन सी है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो लेक बैकाल, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, लेक तंगानिका, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इस पीडीएफ को एक बार आप देख लेना। वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लेक कौन कौन सी हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने की हैं, ठीक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है सरफेस एरिया के हिसाब से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में इनका बताया हुआ है लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन कौन सी। तो एशिया में हमें पता है क्योंकि एशिया का ही पूछ सकते हैं, तो लेक बैकाल आ गया, ठीक है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी कौन सी है, लेक वोस्टोक आ गया। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया की लेक आयरी है, ठीक है, ऐसे ही पता होना चाहिए। यूरोप की सबसे बड़ी कौन सी है लार्जेस्ट लेक, वो है लेक लाडोगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, लेक सुपीरियर। साउथ अमेरिका की है लेक टिटिकाका। तो यहाँ से आपको देखो ऊपर याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल लेक्स यहाँ से आप एक बार कवर कर लो कि कौन सी लेक कहाँ पे है और सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक भी हमने अभी पढ़ा था ना, कहाँ पे थी, वो नॉर्थ अमेरिका में थी, ठीक है। लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम वो कौन कौन सी है, जैसे बैकाल, एशिया में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी बैकाल लेक है। अफ्रीका में सबसे बड़ी कौन सी है, तंगानिका, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है लेक सुपीरियर, ठीक है। लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में अलग, अफ्रीका की और एशिया की, ये याद रख लेना तीनों। डीपेस्ट लेक की बात करें तो एशिया में फिर वही है लेक बैकाल, तो यहाँ पे भी कौन सी थी, लेक बैकाल थी। ग्रेटेस्ट लेक में कौन सी थी, कहाँ पर गया वो, अच्छा ये लार्जेस्ट लेक में एशिया में कौन सी थी, लेक बैकाल। तो बैकाल ही आ रहा है हर जगह पे अगर देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको बताना है, जैसे अफ्रीका में कौन कौन सा है, नील रिवर है, कॉन्गो है, रिवर ऑरेंज है, उस पर लिम्पोपो रिवर है, नाइजर रिवर है, जिम्बेजी है। तो ऐसे मैंने असल में नीचे दिया होगा सारा का सारा, तो आप मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से आप कवर कर सकते हो। जैसे अफ्रीका की बात करें तो ये आ गया, नाइल आ गया, कॉन्गो आ गया, ऑरेंज आ गया, लिम्पोपो आ गया, नाइजर आ गया, जिम्बेजी आ गया। ऐसे एशिया में हमें पता है गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र, इंदस, येलो रिवर, मेकॉन्ग रिवर। तो ये पता होना चाहिए कौन सा रिवर कहाँ पे है, वो मैंने नीचे सारा कुछ दे के रखा हुआ है, ठीक है। एक एक लेक डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जैसे अफ्रीका में नील की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया है कि नील कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, जैसे ब्लू नील रिवर और ये वाइट नील रिवर, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये आप यहाँ पे मिलती हैं, उसके बाद नील रिवर बनता है, ठीक है। तो ये नाइल रिवर या नील रिवर भी बोलते हैं इसको, ये कौन कौन से एरिया में, इजिप्ट में, वैसे तो अफ्रीका में। और यहाँ से अगर देखोगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो इथियोपिया से निकल रही है इस साइड से। ये वाली तो देखो लेक विक्टोरिया से आ रही है, लेक विक्टोरिया से इसकी एक निकल रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने सारा का, जैसे कॉन्गो है या ये मैंने सारा का सारा इसमें दे के रखा है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप ये पढ़ देना। तो लास्ट इसमें यही था। अब इसके बगैर अब जो चीज़ें बचती हैं वो हम कवर कर लेंगे अच्छे से कंसेप्चुअल वे में, ठीक है। ये सारा का सारा फैक्चुअल लेक्चर था, लेकिन मैं चाह रहा था ये किसी तरीके से मेरे साथ से उतर जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी थे। और ज़्यादा कुछ ना हुआ तो एक कोशिश करना कि इस वाली पीडीएफ को 2-3 बार रीड कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वाले टॉपिक्स किसी और कहाँ या फिर मतलब ऐसे इकट्ठे आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूड करने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले अभी आपका काम क्या है। देखो मंडे से स्टार्ट हमने बताया था ना, जो अगर आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो जैसे मैंने बताया था, तो आपको करना क्या है कि 5 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो जीके को पढ़ना है। अब जीके पढ़ोगे कहाँ से, अगर जीके से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो मान लो कि आप जीके से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले करना क्या है, 11th और 12th की एनसीईआरटी पकड़ लो आप। देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बार रीड आउट करके आना, बाकी सारा काम मेरा है, ठीक है। 11th और 12th की एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से देख आना कि कौन सा टॉपिक है, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो मेन किसके ऊपर रहेगी, हम ज्योग्राफी का मतलब फिज़िकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्चुअल वे में, जैसे मैंने अभी नीचे आपको बताया था कि जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यूनिवर्स से स्टार्ट करेंगे फिर वो। और कोशिश करूँगा मैं कि आपको इस मतलब इस जो आज हमने पीडीएफ ये जो आज पढ़ा है इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं वो भी बना के नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि रिवीजन में काम आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे ये एक तो सेकंड वाला टॉपिक जो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया,
वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया तो कुछ छोड़ के क्रॉप्स, क्लाइमेट और वेदर ये सारा का सारा उसी का पार्ट ही है। उसके बाद ज्योग्राफी जब हमने J&K की पढ़नी है तो फिर ये है कि मतलब मैं ये चाह रहा था कि आप एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएं, फिर आप मतलब आपको क्वेश्चन का कहीं पे नहीं पढ़ा होगा तब भी आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो क्या बात कर सकते हैं, रस्बी वेव्स की बात, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रस्बी वेव या फिर कोई और वेव बोलेंगे तो कि इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली कौन सी हवा है। जब आपको पता ही नहीं कि रस्बी वेव कौन से विंड के पार्ट है, क्यों बन रही है, आपको उन साइकिल्स का नहीं पता है कि ये प्राइमरी सर्कुलेशन क्या हैं, सेकेंडरी सर्कुलेशन क्या हैं, तो फिर वो चीज़ें याद रखनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो रट्टा मारने से बेटर है कि हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके चीज़ों को अच्छे से समझ के कवर कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी फैक्चुअल भी था, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करना क्या है, आपको 11th और 12th की आपने जो NCERT है, 11th 12th पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 11th की दो NCERT हैं हमारे पास, उनमें से आप दोनों NCERT थोड़ी बहुत पढ़ के आ जाना। आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में 11th का NCERT कवर कर लो। 11th की 2 बुकें आपके पास, 2 दिन है, उनको कवर करो। ठीक है, 8-8 घंटे बैठो, 6-6 घंटे बैठो, एक बार उसको रीड आउट कर लो NCERT को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, आपको कुछ नया पॉइंट आपके पास होंगे तो वो ऐड कर लेना, जो मेरे से नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो ऐड कर लो। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मेरे पे पूरे डिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा, लेकिन मैं ये गारंटी भी दे रहा हूँ कि मतलब क्योंकि क्वेश्चंस इससे बाहर पूछे भी नहीं जा सकते, मैंने इसलिए पहले आपको थोड़ा बहुत फैक्चुअल बता दिया है। अब हम अच्छे से कंसेप्चुअल वे में कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।